हेलो बच्चों, हाउ आर यू। साइंस गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे अम्ल व क्षार की अवधारणाओं की या अम्ल व क्षार की संकल्पनाओं की। देखो, अम्ल व क्षार के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने अम्ल व क्षार की परिभाषाएं दी। तो हम यहाँ 3 वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई अम्ल व क्षार की संकल्पनाओं की बात करेंगे, अवधारणाओं की बात करेंगे। इसमें एक अवधारणा दी गई किसके द्वारा? ऑरेनियस की द्वारा, ऑरेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा। दूसरी अवधारणा दी गई ब्रॉन्स्टेड लोरी, 2 वैज्ञानिक हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी, इन्होंने दी थी अम्ल व क्षार की अवधारणा। और लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा। ये 3 अवधारणाएं हैं जो अम्ल और क्षार की व्याख्या करती हैं, अम्ल और क्षार को समझाने का प्रयास करती हैं। इसमें पहली अवधारणा देखते हैं हम, कौन सी? ऑरेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा। देखो, सरल है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना है पूरे वीडियो को, ठीक है। तो पहले किसकी बात करेंगे हम? ऑरेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा की। देखो, ऑरेनियस ने बताया अम्ल के बारे में। क्या बताया ऑरेनियस ने? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में, किसमें? जल में H+ आयन दान करते हैं। मतलब जो जल में H+ आयन को त्याग दें वो क्या होते हैं? अम्ल। ठीक है। ऑरेनियस के अनुसार अम्ल क्या हैं? अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन, H+ का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं। ठीक है। वे पदार्थ जो जल में घोलने पर कौन से आयन त्यागते हैं? H+ आयन। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो अब कौन कौन हैं? जैसे देखो, HCl, HNO3, ठीक है, H2SO4, CH3COOH, ये सब ऑरेनियस के अनुसार अम्ल होते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल। इन सब के पास देखो H H, यानी अगर जब इनको जल में घोला जाएगा तो ये सब क्या त्यागेंगे? H+ आयन त्यागेंगे। कैसे त्यागेंगे वो देखेंगे अभी हम। अब बात करें क्षार की। ऑरेनियस के अनुसार क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में OH- आयन त्यागते हैं। यानी इनको जल में घोलेंगे तो OH- आयन त्यागेंगे। OH- आयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन। देखो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, त्यागते हैं। ठीक है।
जो जल में OH माइनस आयन त्यागते हैं वो सब क्या होते हैं, क्षार। किसके अनुसार, ऑरेनियस के अनुसार। जैसे इसके एग्जाम्पल, जिसके में OH होता है, जैसे NaOH, जैसे KOH, जैसे CaOH होल ट्वाइस, जैसे NH4OH, इन सब में OH है, यानी ये जल में कौन से आयन त्यागेंगे, OH माइनस आयन त्यागेंगे। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सभी ऑरेनियस के अनुसार क्या है, क्षार होते हैं। क्लियर। अब देखो ये जल में H+ और OH माइनस आयन किस प्रकार से त्यागते हैं। जैसे हम बात करते हैं पहले अम्ल की, जैसे HCl अम्ल है, इसको अगर हम जल में घोलेंगे, जलीय विलयन बनाएंगे इसका, तो HCl जल में घोल रहे हैं, जलीय विलयन बनाएंगे, तो जल में घोलेंगे तो यहाँ लिख देंगे हम AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस। AQ से क्या मतलब है यहाँ पर, एक्वस, AQUOS, शॉर्ट में इसको AQ लिख दिया। और एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय। ठीक है, एक्वस का मतलब क्या है, जलीय। तो यहाँ AQ लिखा हो तो हम समझ जाएंगे HCl किस में घुला हुआ है, जल के अंदर। किसी रिएक्शन में, किसी अभिक्रिया में अगर AQ लिखा मिल जाए तो उसका मतलब है जल में घुला हुआ है, ये जलीय विलयन है इसका, एक्वस सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो HCl को जल में जब घोलते हैं तो ये आयनित हो जाता है, आयनों में टूट जाता है। कौन सा आयन त्यागेगा, ये H+ आयन। कौन सा आयन त्यागेगा, H+ आयन प्लस Cl माइनस आयन। क्लियर। अब यहाँ H+ भी क्या है, एक्वस है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, एक्वस प्लस Cl माइनस भी एक्वस में है, जल के अंदर ही तो है, ये सारे जल में घुले हुए हैं। क्लियर। तो HCl ने क्या त्याग दिया, H+ आयन, इसका मतलब क्या है, ये अम्ल। ठीक। अब देखो ये जो H+ आयन होता है ये अस्थायी होता है। H+ आयन क्या होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। ये क्या करता है, जल में, जल के अणुओं से क्रिया कर लेता है और H3O+ में बदल जाता है। H+ के रूप में नहीं रहेगा ये H+ त्याग रहा है, लेकिन H+ क्या है, अस्थायी है, ये तुरंत बदल जाएगा किसमें, H3O+ में। कैसे, जल के अंदर कौन से अणु होते हैं, H2O। जल में H2O ही तो है, जल के अणु H2O, जल का सूत्र है ना H2O, पता है सबको। और इसमें कौन से आयन आ गए, H+ आयन। ठीक है, HCl ने H+ त्याग दिए। अब जल के अणु इससे क्रिया करके क्या बना लेंगे, H3O+। क्या बना लेंगे, H3O+, H2O, 2 हाइड्रोजन पहले से है, एक ये आ गया H3O और इसका प्लस आ गया इसके ऊपर, तो H3O+ आयन बन जाएगा। इस आयन को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। तो ये ध्यान रखेंगे कि H+ आयन जो है जल में अस्थायी रहता है और ये जल के अणु से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्लियर हो गई बात। देखो समझो इसको, दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ ये जल है, जल का मतलब इसमें H2O होता है। जल का मतलब कौन से अणु है, इसके अंदर बहुत सारे H2O हैं, बहुत सारे H2O के अणु होंगे जल के अंदर। अब हमने इसमें क्या डाल दिया, HCl। HCl किस में टूट गया, H+ और Cl माइनस में। अब जल के अंदर HCl भी है, H+ भी है और जल के अंदर H2O भी है। अब ये H+ अस्थायी है, ये H+ इस H2O से क्रिया कर लेगा, ये H+ इस H2O से क्रिया कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H3O+ में। तो यहाँ जल के अंदर H+ नहीं मिलेगा, जल के अंदर क्या मिलेगा आपको, H3O+। क्लियर।
जल के अंदर ये H+ किस में कन्वर्ट हो गया, H2O से क्रिया करके ये H2O और ये H+ बदल गया H3O+ में। तो इस तरह H3O+ आयन आ जाएंगे जल के अंदर, हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है H+ आयन, ये ध्यान रखेंगे। और देखें एग्जाम्पल इसके नेक्स्ट, HNO3। HNO3 का क्या नाम है, नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम तो पता है ना सबको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड हो गया। अब देखो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं HNO3 + H2O। देखो मैंने यहाँ तो क्या लिखा, AQ का मतलब जल के अंदर घुला हुआ है, लेकिन मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ HNO3 + H2O, जल के अंदर घुला है तो HNO3 और जल के बीच क्रिया होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये H+ आयन त्यागेगा। अब ये H+ आयन किससे क्रिया कर लेगा, H2O से। किससे क्रिया कर लेगा, H2O से। क्या बना लेगा, H3O+। इसने H+ आयन त्यागा, ये जल से क्रिया करके H3O+ बना लेगा। और यहाँ NO3- आयन, ठीक है, ये बन गया NO3-। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और ये बन गया कौन सा आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, ठीक है, नाइट्रेट आयन। क्लियर हो गई बात। तो जो भी अम्ल होंगे वो जल में H+ आयन त्यागेंगे और H+ आयन जल के अणु से क्रिया करके H3O+ बना लेंगे। इस अभिक्रिया को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है AQ की जगह मैं H2O लिख सकता हूँ यहाँ पर। इसी अभिक्रिया को इस तरह लिख दो चाहे, तो ये H+ तो H2O से क्रिया करके क्या बना लेगा, H3O+, और ये क्या बच गया यहाँ पर, Cl-। जैसे और देखें हम एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें हम, ये देखो H2SO4। H2SO4 कौन सा अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O, इस तरह लिखते हैं इसको। तो क्या बन जाएगा, ये H2SO4 कितने H+ आयन त्यागेगा, ये दिख रहा है हमें यहाँ देखो H2SO4 कितने हाइड्रोजन इसके पास, H2, 2 हाइड्रोजन है ना, इसका मतलब कितने H+ आयन त्यागेगा, ये 2 H+ आयन, ठीक है। और SO4-2 कौन सा आयन बनाएगा, SO4-2, 2 हाइड्रोजन है तो इस पर -2 आवेश आएगा। देखो यहाँ एक हाइड्रोजन था, NO3 पर कौन सा आवेश आया, NO3-। यहाँ एक हाइड्रोजन है, Cl पर भी कितना आवेश आया, Cl-। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे तो SO4 पर कितना आवेश आ जाएगा, -2, SO4-2। तो 2 हाइड्रोजन जाएगा तो दोनों हाइड्रोजन 2 जल के अणुओं से क्रिया करेंगे, एक जल के अणु से एक हाइड्रोजन, दूसरे जल के अणु से 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, H3O+। समझ गए बात को, 2 हाइड्रोजन 2 जल से क्रिया करके 2 H3O+ प्लस क्या, SO4-2। क्लियर हो गई बात। इस अभिक्रिया को आप इस तरह भी लिख सकते हो, देखो H2SO4, यहाँ मैं H2O ने लिख करके क्या लिख दूँ, एक्वस, ठीक। जब एक्वस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2H+ प्लस SO4-2। समझ में आ गई। AQ लिखेंगे तो 2H+ आ जाएगा और H2O+ में लिखेंगे तो H3O+ आ जाएगा। तो ये दोनों का मतलब एक ही है, इसी तरह इन दोनों का मतलब एक। इसी तरह इसको भी हम HNO3 + H2O की जगह HNO3AQ करके लिख सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आ गया समझ में। तो अम्ल क्या कह रहा है ओरेनियस, अम्ल जो जल में क्या त्यागे, H+ आयन त्यागे। तो ये सभी अम्ल हैं, और क्यों है समझ में आ गया, क्योंकि जल में क्या त्याग रहे हैं, ये H+ आयन त्याग रहे हैं। जल में क्या त्याग रहे हैं, H+ आयन त्याग रहे हैं। और H+ आयन क्या होता है, अस्थायी। ये जल के अणु से क्रिया करके क्या बना लेता है, H3O+। ये बातें हमें पता होनी चाहिए, बिल्कुल सरल बातें। अब बात करें हम क्षार की। क्षार, ओरेनियस ने क्या कहा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या त्याग रहे हैं,
OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन, वो सब क्या है? क्षार। तो ये सब क्षार है। क्यों है? देखो इसकी बात करें हम, क्षार जैसे हम देखें NaOH, NaOH को किस में घोल दें? जल के अंदर, तो एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब ये क्या बनाएगा? ये तो Na प्लस और OH माइनस, कौन कौन से आयन बन जाएंगे? OH माइनस आयन त्यागेगा, क्षार है तो OH माइनस आयन त्याग देगा, OH माइनस आयन त्याग देगा तो क्या बच गया यहाँ पर? Na, और Na पर क्या आ गया? प्लस। ठीक है, जैसे KOH है, KOH एक्वस, ये क्या करेगा? K प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। तो ये क्या करेगा बताओ? कितने OH हैं इसके पास? 2, तो कितने OH माइनस आयन त्यागेगा? ये 2 OH हैं तो कितने OH माइनस आयन त्यागेगा? 2 OH माइनस आयन त्याग देगा, है ना? 2 OH माइनस, और Ca पर कितना आवेश आएगा? 2 OH माइनस है तो Ca पर कितना आवेश आ जाएगा? +2। 1 OH माइनस है तो Na पर प्लस, 1 OH माइनस है तो K प्लस, लेकिन 2 OH माइनस है तो Ca पर +2, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? तो क्षार क्या त्याग रहे हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। और ओरेनियस ने यही तो कहा है कि ये जल में कौन से आयन त्यागते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन त्यागते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गई ओरेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा। बिल्कुल सरल है। जो पदार्थ जल में हाइड्रोजन आयन त्यागे वो तो अम्ल, और जो जल में OH माइनस आयन त्यागे वो क्षार। अब देखो, इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं और प्रबल क्षार क्या होते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार क्या होते हैं उसको देखते हैं। पहले आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से क्या मतलब है और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से क्या मतलब है। बिल्कुल सरल बात है। देखो, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, देखो प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? हमने देखा कि अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन त्यागते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि ये जल में कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार का मतलब है ऐसे अम्ल या ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, वो क्या है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। अब पूर्ण रूप से आयनित होने का मतलब क्या है? जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम जल के अंदर एसिड मिलाएं, अब एसिड मिलाएंगे हम तो उसमें एसिड का एक अणु नहीं होगा, उसमें एसिड के बहुत सारे अणु होंगे, और जितने अणु होंगे लगभग सारे के सारे H+ आयन त्याग देंगे। मान लीजिए हमने HCl मिलाया जल के अंदर,
और HCl के ले लिए हमने कितने अणु, 100 अणु मान लीजिए, ठीक है। जल के अंदर हमने HCl के कितने अणु ले लिए, 100 अणु, और 100 के 100 अणु किस में बदल जाएं, H+ त्याग दें। 100 के 100 क्या त्याग दें, H+ त्याग दें, ठीक है। 100 के 100 अणु H+ आयन त्याग रहे हैं, यानी 100 डाले और 100 ही H+ आयन त्याग रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा, प्रबल अम्ल, ठीक है, क्लियर सी बात है। इसी तरह क्षार, जैसे NaOH ले लिया हमने, NaOH के 100 अणु ले लिए और लगभग 100 के 100 ही, 100 का 99, 98, 97 हो सकता है, लगभग में 100% आयनन हो जाए तो क्या हो गया वो, प्रबल क्षार, ठीक है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का मतलब है जितने अणु हमने जल में मिलाए हैं वो लगभग सारे के सारे आयनित हो जाते हैं। अम्ल है तो वो सारे के सारे H+ आयन त्याग देंगे, और क्षार है तो वो सारे के सारे OH- आयन त्याग देंगे, लगभग सारे के सारे, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ गया प्रबल अम्ल का मतलब और प्रबल क्षार का मतलब। अब प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कौन से अम्ल है, सारे के सारे प्रबल अम्ल हैं, ठीक है। इसी तरह प्रबल क्षार, प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH, ये कैसे क्षार हैं, प्रबल क्षार है, समझिए। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का मतलब समझ में आ गया ना सबको। जितने अणु डाले जाएंगे, जितने अणु जल में घोले जाएंगे वो लगभग सारे आयनित हो जाएंगे, ठीक है। अम्ल है तो लगभग सारे H+ आयन त्याग देंगे, और क्षार हैं तो लगभग सारे ही OH- आयन त्याग देंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ठीक है। अब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से क्या मतलब है, अब समझ में आ गया होगा। ये प्रबल हैं तो दुर्बल क्या होंगे, जो जल में बहुत कम आयनित होते हैं, ऐसे अम्ल या ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ठीक है, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। जलीय विलयन में आंशिक आयनन होता है, ठीक है। जलीय विलयन में आंशिक आयनन होता है। आंशिक आयनन का मतलब समझ गए ना। जल में जैसे हमने 100 अणु मिलाए और 100 में से केवल 10 ही आयनित हो रहे हैं, 90 का आयनन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आंशिक आयनन। जल के अंदर 100 अणु डाले और 100 में से 10 अणु ही H+ आयन त्यागेंगे, 90 अणु H+ आयन नहीं त्याग रहे हैं, इसका मतलब वो दुर्बल अम्ल है, ठीक है। इसी तरह 100 अणु डाले और 100 में से 10 ही OH- आयन त्याग रहे हैं, 90 OH- आयन नहीं त्याग रहे हैं, यानी बहुत कम आयनन हो रहा है, 100 में से 10 का ही आयनन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षार है। जैसे एसिटिक अम्ल है, दुर्बल अम्ल कौन है, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, क्या नाम है इसका, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है ना ये। इसी तरह कार्बोनिक अम्ल H2CO3, क्या नाम इसका, कार्बोनिक अम्ल, ये भी दुर्बल अम्ल है। इसी तरह दुर्बल क्षार, कौन कौन है, NH4OH, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये होते हैं दुर्बल अम्ल, जिनका आंशिक आयनन होता है वो है दुर्बल, और जिनका पूर्ण रूप से लगभग पूर्ण आयनन हो जाता है वो है प्रबल। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखो, ओरेनियस के अनुसार अम्ल वे ही हैं जो H+ आयन आएंगे, क्षार वो ही हैं जो OH- आयन आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो अम्ल होते हैं लेकिन H+ आयन नहीं त्यागते हैं। कुछ इस तरह के अम्ल हैं जो H+ आयन नहीं त्यागते हैं लेकिन वो अम्ल हैं। ठीक है, और ऐसे क्षार हैं जिनके पास OH नहीं होता है, OH- आयन नहीं होता है, लेकिन वो क्षार है। तो इनकी व्याख्या ओरेनियस नहीं कर पाता है। ये ओरेनियस की क्या है? एक कमी है। फॉर एग्जाम्पल, ये ओरेनियस की क्या है? कमी, ओरेनियस अवधारणा की कमी। कमी भी है ना इसमें, तो कमी भी पता होनी चाहिए हमें। देखो, जैसे CO2 अम्ल होता है, CO2 का भी अम्लीय व्यवहार है, लेकिन क्या इसके पास हाइड्रोजन है? फिर अम्ल क्यों है? ओरेनियस तो क्या कह रहा है कि H+ आयन जाएगा वही अम्ल है, लेकिन ये अम्लीय व्यवहार दर्शाता है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह SO2, इसकी भी अम्लीय प्रवृत्ति होती है, इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह अमोनिया NH3, NH3 के पास OH- आयन दिख रहा है क्या? नहीं है, लेकिन ये क्या है? क्षार। तो ये अम्ल है, ये क्षार है। ओरेनियस इनकी व्याख्या नहीं करता है, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये इसकी क्या है? कमी। तो ये ध्यान रखेंगे, ओरेनियस की अवधारणा की क्या कमी है? ओरेनियस ने यही कहा कि जो H+ आयन त्यागे वो अम्ल, जो OH- आयन त्यागे वो क्षार। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो H+ नहीं त्यागते जल के अंदर, वो अम्ल होते हैं, जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है लेकिन वो अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके पास OH- आयन नहीं है लेकिन वो क्षार होते हैं। इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? ओरेनियस। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थी ओरेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा? वीडियो को ध्यान से देखोगे तो समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। ठीक है, और इनको अपनी नोटबुक में उतारेंगे।